हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज हम करने जा रहे हैं रोज़ सुबह 6 बजे होने वाली करंट अफेयर की क्लास, हर एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, ये है 17 जुलाई 2019 की क्लास और 17 जुलाई से बनने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने बना दिए हैं। ठीक है दोस्तों, और यह है करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जो क्वेश्चंस का PDF है वो यहाँ पे नीचे आपको लिंक पर डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करने पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बार वीडियो को देख लेने के बाद एक दिन शाम को चाहे दोपहर को, उससे कम से कम 4 से 5 घंटे के अंतराल के बाद ज़रूर एक बार इसको रिवाइज़ किया कीजिए। चाहे PDF से देख के कीजिए, चाहे वीडियो को चला के साइज में रख दीजिए। इससे आपको बेनिफिट होगा। मानिए ना मानिए, ये चीज़ करनी मुश्किल लगती है। हम सोचते हैं कि यार क्या फ़ायदा है, लेकिन नहीं, ये आपको बड़ा नुकसान दे के जाती है। लेकिन अगर आप चला लेते हो, सुन लेते हो या PDF देख लेते हो तो वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी से हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पर। वो है कि हाल ही में समाचारों में रहा खेलो इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो समाचारों में रहा खेलो इंडिया कार्यक्रम, खेलो इंडिया प्रोग्राम आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, युवा मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन। वो क्या है कि हाल ही में पर्यावरण शिक्षा के लिए समाचार नींव निम्नलिखित में से किससे संबंधित रखी गई है। थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख दिया है। तो दोस्तों ये क्या है कि न्यूज़ में रहा फाउंडेशन फॉर, हिंदी में ना कभी मेहनत काफ़ी करते हैं कंटेंट टाइप पर, तो कभी गड़बड़ी कर दी, चलो कोई बात नहीं। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन शिक्षा के लिए एक फाउंडेशन है। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक फाउंडेशन है जिसको हम छोटे अक्षरों में FEEB कह सकते हैं। ठीक है, फी, फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन, उससे संबंधित। ठीक है दोस्तों, ये है क्या, ये किस चीज़ से संबंधित है निम्नलिखित में से। तो ये संबंधित है, ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है डी। ठीक है, बोथ B एंड C। दोस्तों ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है दोस्तों, जो कि पर्यावरण से संबंधित शिक्षा और एक और भी कार्यक्रम करता है। वो क्या है कि एक ब्लू फ्लैग प्रोग्राम चलाया है इसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, ब्लू फ्लैग कार्यक्रम चलाया गया इसके द्वारा। वो है क्या, देखिए इसके अंतर्गत समुद्र तटों और मरीनों, समुद्रों के तट और मरीनों की साफ सुथरी व्यवस्था और उसकी ग्रीनी, उसमें कितने पेड़ पौधे लगे हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक ब्लू फ्लैग कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है, उसको एक टैग दिया जाता है, जिसके अंतर्गत अभी भारत में भी ये प्रोग्राम चल रहा था, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। ये क्वेश्चंस में आम पूछ ही लेते हैं, UPSC के कई क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय, समझ लीजिए अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी, ठीक है, गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, FFI, पर्यावरण के लिए फाउंडेशन है। ठीक है, वहाँ पर्यावरण के लिए फाउंडेशन है लिखा, तो यहाँ देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1985 में फ्रांस में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1985 में कहाँ हुई थी, फ्रांस में हुई थी। इसके 1987 से यूरोप के लागू किया गया, लगभग 1987 के आसपास ये बाकी यूरोप में लागू कर दिया गया। उसके बाद साउथ अफ्रीका, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश के इसके अंदर आने लग गए। ठीक है दोस्तों, अब एशिया भी। इससे क्या है कि फ्लैग वगैरह मिलने से कहीं ना कहीं उस एरिया की जो पॉपुलैरिटी होती है बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत सारे, तो इसीलिए ये चीज़ें की जाती हैं। तो हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि हाल ही में RBI ने निम्नलिखित में से कौन कौन से बैंकों को बैंक फंड मानदंडों के लिए जुर्माना लागू किया है। देखिए, अगर कोई बैंक RBI के कहने के अनुसार कहीं काम नहीं करता या कोई नियमों को तोड़ता है,
तो आरबीआई के पास ताकत है कि वो उसके ऊपर फाइन भी लगा सकती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या आरबीआई के पास ताकत है कि बैंकों के ऊपर फाइन लगा सकती है, तो वो है हाँ। ठीक है दोस्तों, वो कैसे, उन्होंने फाइन लगाया है आरबीआई ने बैंकों के ऊपर फंड मानदंडों को तोड़ने के लिए। तो वो कौन कौन से बैंकों के ऊपर लगाया है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक। तो इसका आंसर बनता है सी, बोथ ए एंड बी। इन दो बैंकों ने कानून तोड़ा तो इसके ऊपर फाइन भी लगा दिया गया। और आपको एक और बात बता दूं, अगर आरबीआई से पूछा जाए तो आरबीआई एक और काम भी कर सकती है, आरबीआई सलाह सुझाव भी दे सकती है। क्या कर सकती है, सलाह भी दे सकती है, सुझाव भी दे सकती है। ठीक है दोस्तों, आता है आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का फोटो छापा है। तो हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोटों पर एलान ट्यूरिंग का फोटो छापा है। तो इसका आंसर बनता है ए, एलान ट्यूरिंग। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं कि एलान ट्यूरिंग है कौन, और नोट भी देख लें। ये देखिए, ये है बैंक ऑफ इंग्लैंड का 50 पाउंड का नोट और ये है एलान ट्यूरिंग। ये है कौन व्यक्ति। देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो वहाँ पे एलाइड पावर्स को बहुत सारे कोड ब्रेक करके दिया था। बहुत सारे उन्होंने जो हिडन मैसेजेस आते हैं दूसरे देशों को या स्पाइस के बीच में, खुफिया एजेंट्स के बीच में या आर्मीज के बीच में, उसको क्रैक करके सरकारों को जीतने में एक बहुत बड़ी मदद मुहैया हुई थी इनकी वजह से। तो इसीलिए इसके सम्मान में इनको दिया जा रहा है। तो दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में न्यूज़ एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई। तो हाल ही में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हुई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुई है, छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो इसका आंसर बनता है बी, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ दुनिया के नक्शे पर कहाँ पर आता है ये देख लें। तो ये देखिए दोस्तों, ये खड़े हैं अभी भारत पर, ये है भारत। ठीक है दोस्तों, और ये है, खुल जा सिम, नेट की थोड़ी दिक्कत चल रही है जिसकी वजह से जल्दी खुल नहीं रहा ये दोस्तों। नेट की सही स्पीड ना होने की वजह से मैप सही से नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, वैसे तो हम लोग रेगुलर करते ही रहते हैं। तो हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये है उसकी डिटेल। ठीक है, देखिए ये इनक्यूबेशन सेंटर का अर्थ मतलब क्या होता है। देखिए, ये रफ्तार स्कीम के अंतर्गत ये शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर यह कृषि और संबंधित क्षेत्रों के नवविचारों, कौशल निर्माण और उद्यमियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, सरकार का जो प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत वो लोगों को कौशल देना चाहते हैं, कृषि और उससे संबंधित करना, नव विचारों और उद्यमियों के लिए, केंद्रीय उद्यमियों को मदद करना, जैसे कि एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं लोग, कृषि से संबंधित कोई काम करते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक बनाना, चिप्स बनाना, ऐसे काम। ठीक है दोस्तों, तो अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने निम्नलिखित में से किस देश पर $5 बिलियन का जुर्माना लगाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने पाकिस्तान पर $5 बिलियन का जुर्माना लगाया है। तो उसका आंसर बनता है ए। दोस्तों, जो माइनिंग कंपनी थी, एक खनन करने वाली कंपनी थी, जिसको कानूनी रूप से कानून को तोड़ते हुए उनका जो टेंडर सही तरीके से आवंटन या फिर उनकी प्रॉब्लम करने की वजह से उनको ये $5 बिलियन का, $5 अरब का उनको ये फाइन लगाया गया है। दोस्तों, अभी तो उनको कुछ बिलियन डॉलर, कुछ अरब डॉलर इनको IMF से मिले थे और आज ये निकल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर पाकिस्तान की बात आती है तो वहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, वहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद और वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब आता है आपके सामने 6वां क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप जिसका नाम है स्पेक्टर RG, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। तो स्पेक्टर RG, नाम याद रखिएगा, स्पेक्टर RG, जो कि एक एक्सरे का स्पेस में छोड़ा गया टेलीस्कोप है, वो रशिया द्वारा छोड़ा गया है। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। ये देखिए, ये है, देखिए ये दूर दराज में बहुत दूर तक चीज़ों को देखने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपके सामने
7वां क्वेश्चन की हाल ही में फ्रेंच बेस्टाइल डे निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया गया। देखिए जो फ्रेंच बेस्टाइल डे है उसे फ्रांस का नेशनल डे भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है 14 जुलाई। देखिए इसका क्या कारण है, देखिए फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई को ही हुई थी, इसीलिए इसे फ्रांस का नेशनल डे और फ्रेंच बेस्टाइल डे कहा जाता है, क्योंकि ये बेस्टाइल में ही लोग स्टार्टिंग में शुरुआत में इकट्ठे हुए थे। तो अब आपके सामने आता है ये सारी डिटेल, ठीक है दोस्तों। अब आता है 8वां क्वेश्चन, वो क्या है कि भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्वर्ण जयंती संस्करण आयोजित कहाँ होगा। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्वर्ण जयंती संस्करण आयोजित होगा गोवा में। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। अब गोवा की बात आती है तो गोवा, ये इसकी पूरी डिटेल है, ठीक है दोस्तों। अब आपके सामने आता है 9वां क्वेश्चन, वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को गोवा का नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो गोवा के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रकांत कावेलकर। तो इसका आंसर बनता है ए, चंद्रकांत कावेलकर जी को नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया है गोवा का, और ये वो व्यक्ति हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपके सामने आता है 10वां क्वेश्चन, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किसने कुश्ती के लिए यासर डोग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। तो यासर डोगू इंटरनेशनल खेल में जो स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है विनेश फोगाट ने। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। इंडियन रेसलर विनेश फोगाट हैज वॉन द हर सेकंड। विनेश फोगाट नाम से लड़का मत समझना, लड़की है ये, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए ये है वो। अब आपके सामने आता है 11वां क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया गया। तो विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया 15 जुलाई को। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। ये यूनाइटेड नेशन द्वारा दुनियावी स्तर पर मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व 15 जुलाई एज द वर्ल्ड यूथ डे। दिस ईयर यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वेंस ऑफ द वर्ल्ड यूथ स्किल डे विल shed light on the mechanism needed to be operationalize lifelong learning and raise awareness about the importance of youth skill development। कि जो कौशल विकास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आवश्यक तंत्र पर प्रकाश डालना इसका मकसद है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है 12वां क्वेश्चन, वो क्या है कि करतारपुर कॉरिडोर पर दूसरे दौर की वार्ता में पाकिस्तान ने प्रतिदिन कितने तीर्थयात्रियों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देने की सहमति की है। तो यह है 5000। तो इसका आंसर बनता है डी, ठीक है दोस्तों। ये आपके सामने डिटेल है। अब आपके सामने आता है 13वां क्वेश्चन, वो क्या है कि नासा जुलाई में किस ऐतिहासिक मिशन की 50वीं लॉन्च वर्षगांठ मना रहा है। तो ये है अपोलो 11 सैटेलाइट। तो इसका आंसर बनता है, ठीक है दोस्तों। इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, ये देखिए आपके सामने। तो अब आपके सामने आता है 14वां क्वेश्चन, वो क्या है कि किस देश ने 5 महीने के बाद भारत के लिए अपना हवाई अंतरिक्ष खोला है। तो ये है पाकिस्तान। तो इसका आंसर बनता है सी, ठीक है दोस्तों। अब पाकिस्तान की डिटेल तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता ही दी है। देखिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ये बंद कर दिया गया था, अब ये दोबारा खोल दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब आपके सामने आता है 15वां क्वेश्चन, वो क्या है कि किस भारतीय शहर से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 15 जुलाई को दुबई के लिए भरी थी। अब ये आपको बताना है दोस्तों। इंदौर से भरी गई। तो इसका आंसर बनता है बी। फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम दिस इंडियन सिटी फ्रॉम दुबई ऑन 15 जुलाई इंदौर से भरी गई है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब देखिए ये इसकी डिटेल है कि फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम देवी अहिल्या बाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंदौर इन मध्य प्रदेश ऑफ फॉर दुबई, ठीक है दोस्तों। द नॉन स्टॉप फ्लाइट हैज़ फुलफिल्ड ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिजायर फ्रॉम द ट्रैवल फ्रेटर्निटी ऑफ टूरिज्म। अब 16th क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है
कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 8वीं से 12वीं कक्षा तक वैकल्पिक विषयों के रूप में मैथिली भाषा को जोड़ने की घोषणा की है? तो यह है दिल्ली सरकार। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, मैथिली भाषा के बारे में अगर आपको पता हो तो देखिए, ये एक डिटेल आती है कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द मैथिली लैंग्वेज विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन करिकुलम एज एन अल्टरनेटिव सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 11 टू 12th। ठीक है दोस्तों, दिल्ली ने मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उर्दू पंजाबी की तरह मैथिली को भी बीच में जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने। वो क्या है कि शूटिंग वर्ल्ड कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ देखिए मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो क्या है कि देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। वो क्या था कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वो चंद्रयान 2 वाला जो क्वेश्चन था वो तो करवा दिया, वो लॉन्च होने ही वाला था, लेकिन एन वक्त पर कुछ टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से लॉन्चिंग व्हीकल में जो था GSLV Mark 3 उसमें लीक होने की वजह से उसके प्रोपेलेंट में, ठीक है, जो लिक्विड प्रोपेलेंट है उसकी वजह से वो पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, कहीं आपको प्रॉब्लम